प्रशांत किशोर पांडे एक प्रॉक्सी है, एक बी टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंटरनली काम कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्रों पे लाठी चार्ज हो रहा है, आप में दम नहीं बचा है। मुख्यमंत्री जी, आप तेजस्वी यादव से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, बिहार में आप दाल नहीं गला पाएंगे। बेलागंज में आपको परिवारवाद दिखता है, आप इमामगंज में चुप हो जाते हैं, जहां मांझी जी की बहू लड़ी वहां परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद आपको रामगढ़ में दिखता है। 17,000 वोटों का ध्रुवीकरण के बाद बिहार के और बेलागंज के मुसलमानों को क्या मिला, ये बात सोचने की बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? बन गए कि बनेंगे क्या? तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में 4 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव हुआ था। चारों सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले आप जान लीजिए कौन कितने वोटों से जीत हासिल किया है। सबसे पहले तरारी विधानसभा, जहां से विशाल प्रशांत जीते हैं 78,755 वोटों से। राजू यादव दूसरे नंबर पे रहे, 68,143 वोट इनको मिला, जहां पे वोट मार्जिन रहा 10,612। दूसरी सीट है इमामगंज, जो कि जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ी थी, इनको 53,435 वोट मिला है। वही रोशन मांझी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं 47,490 वोट, यानी 5,945 वोटों का मार्जिन रहा है। तीसरी सीट है रामगढ़, जहां से अशोक कुमार सिंह जो कि एनडीए की सीट था 62,257 वोट इनको मिला है। अजीत कुमार सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटा हैं वो चुनाव हार चुके हैं, उनको वोट मिला मात्र 35,825 वोट। जन सुराज को 5,592 वोट मिले हैं। चौथी सीट है बेलागंज, जहां से मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है। वही विश्वनाथ यादव को मात्र 51,943 वोट मिला है। वही जन सुराज को 17,285 वोट, मार्जिन रहा 21,391 वोटों का। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे राजद प्रवक्ता सहान परवेज जी से, जहां पे चारों सीट आज महागठबंधन हार गई है बुरी तरीके से। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी दिखी है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चारों सीट आप लोग जीतने की दावा कर रहे थे, लगातार विधानसभा में जाकर रैलियां कर रहे थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव खुद बेलागंज में उतर गए थे, वहां भी लालू प्रसाद यादव अपनी सीट को नहीं बचा पाए। लालू यादव जी हमारे दल के नेता है, हमारे गार्जियन है, और हर दल के नेता का ये कर्तव्य बनता है कि जाकर चुनाव प्रचार करें। और ये सीट जो ये परसेप्शन, ये नैरेटिव आप लोग बनाना चाहते हैं कि लालू यादव जी गए उस सीट पे हम लोग जीत नहीं पाए, दुनिया का ऐसा कौन ऐसा नेता है जो अपने लोग उम्मीदवारों के लिए प्रचार में नहीं जाता? और दुनिया का कोई एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो किसी के प्रचार में गया और सीट सबका सब जीत कर आ गया। इसको नैरेटिव सहान जी एक मिनट सुन लीजिए, इसको आप नैरेटिव मत बनाइए। जहां पे लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार में उतर गए वहां भी सीट हार जाते हैं आप लोग। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव प्रचार करने से अगर चुनाव की गारंटी आप कोई दूसरे दल या किसी दूसरे नेता की पूरे इतिहास में आप लेके दिखा सकते हैं क्या? तो ये ठेकरा लालू यादव जी के ऊपर और उनकी लोकप्रियता के ऊपर क्यों फोड़ने का प्रयास किया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि आप जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए थे वहां सीट क्यों नहीं बचा पाए? तो आप उनकी लोकप्रियता पे सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे? क्या आप नीतीश कुमार जी से ये सवाल पूछेंगे कि जहां जहां आप गए नीतीश कुमार जी वहां पे कितनी सीटें आप जीते? तो लालू यादव जी से ये सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए? क्या चुनाव प्रचार करने के लिए लालू यादव जी को परमिशन लेने की जरूरत है, या अपने उम्मीदवार के प्रचार में जा रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं? तो ये नैरेटिव सेट करने की प्रयास किया जाता है कि बेलागंज में लालू यादव जी के जाने के बाद भी चुनाव हार गया, लालू यादव का वर्चस्व खत्म हो गया, लालू यादव जी का वो लोकप्रियता खत्म हो गई। मतलब आप अगर चुनाव हार रहे हैं, अभी देश के सबसे लोकप्रिय नेता किसको बोलते हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी को। गारंटी लेते हैं किसी सीट पे चुनाव लड़ने जाए और प्रचार करने जाएंगे और चुनाव स्ट्राइक रेट पे जीत हो जाएगी 100%? चुनाव हारना और जितना वो अलग बात है, लेकिन जिस सीट की बात की जा रही है बेलागंज की, वहां पे खुद दिवंगत नेता साहबुद्दीन के बेटा उसामा पहुंचे हुए थे मुसलमानों का वोट पाने के लिए, लेकिन वहां भी वही समीकरण काम नहीं किया। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कोई एम वाई समीकरण की बात नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के जब व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, जब उनके जीवन को पढ़ेंगे, जब उनकी राजनीतिक यात्रा को पढ़ेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा आदित्य जी कि उन्होंने संपूर्ण पिछड़े समाज की बात कही, उन्होंने संपूर्ण गरीबों की बात कही, उन्होंने संपूर्ण सामाजिक भेदभाव के बारे में लड़ाई लड़ने की बात कही। उसमें कभी किसी समाज की बात नहीं की कि फलाने समाज की लड़ाई, जितनी पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और संख्यकों के साथ खड़े होने की बात कही। उसमें कोई जात का नाम नहीं लिया था उन्होंने।
मगर बहुत लंबे टाइम से एक नैरेटिव सेट किया गया कि इनमें तो यादव है और मुसलमान है, बाकी जो दूसरे पिछड़ी जातियों जाति के लोग हैं वो तो लालू यादव से दूरी बना के रखते हैं। जबकि पूरी लड़ाई, पूरे जीवन काल की लड़ाई लालू जी की पूरे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है। उसमें कहां से बात आ गया कि आप ये बात कह रहे हैं कि यादव है, मुस्लिम है और बाकी कोई दूसरा जात को छोड़ देते हैं। हमारे साथ पूरे के पूरे लोग खड़े हैं, पूरी कुनबा खड़ी है। और दूसरी बात कि मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ठीक है, आपका सवाल है कि चुनाव हुआ बिहार में, 4 लोकसभा के उपचुनाव हुए विधानसभा के, और उसमें महागठबंधन चारों सीट हार गई और एनडीए के लोग जीत गए। ये सवाल अगर आपका है तो ठीक है, जेन्युइन सवाल है, यहाँ पे सवाल आप कर सकते हैं। मगर लालू यादव जी चुनाव प्रचार में गए और सीट नहीं बचा पाए, यही सवाल आप नरेंद्र मोदी से कर लीजिए, यही सवाल आप नीतीश कुमार से कर लीजिए, यही सवाल आप बाकी लोगों से क्यों नहीं करते हैं? शाह जी, मौका मिले तो अवश्य करेंगे, लेकिन सवाल ये भी तो बनता है ना कि जहाँ पे अभी जन स्वराज नई नई पार्टी बन के सामने आई है, उसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा है आप लोग। देखिए, किसी की वजह से हार का सामना करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है उसको छोड़ दीजिए, आप बात अब कीजिएगा कि हार का कारण क्या है, तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी आप, जैसे मैंने आपको बोला कि हार का कारण अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हार का कारण है, तो आप समझ लीजिए कि मैं सलाम करना चाहता हूं उस गुदड़ी के लाल को जो अकेला एक नौजवान बिहार के अंदर जो पूरे प्रधानमंत्री के तंत्र से लड़ रहा था। एक नौजवान, एक गुदड़ी का लाल जो पूरे मुख्यमंत्री के तंत्र से लड़ रहा था, जहां पे चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ था, जहां पर पूरी की पूरी मीडिया एक नैरेटिव सेट करने में परेशान थी और बेचैन थी, जहां पर एक मीडिया एक नैरेटिव सेट करने में पूरी लगी हुई थी कि मुसलमान टूट रहे हैं, यादव टूट रहे हैं, और एक आदमी आ रहा है, नई पार्टी बना रहा है जिसमें मुसलमानों की भागीदारी की बात होगी, कुरान शरीफ का आयत पढ़ के पार्टी की शुरुआत की जाएगी और पार्टी बनाया जा रहा है। अब पूछिए उनसे, सुबह से बेलागंज से फोन आना शुरू हो गया, बिहार में जहां जहां चुनाव हम लोग आ रहे वहां से फोन आना शुरू हो गया कि क्या आपने जो 12,000 17,000 वोट का जो पोलराइजेशन कराया, उस 12,000 17,000 वोटों से मुसलमानों को क्या मिला? आज मुसलमानों को उन वोटों के बदले यह मिला कि आपके ऊपर एनडीए की सरकार थोप दी गई, वो सीट आपके ऊपर, एनडीए के विधायक को आपके सर के ऊपर बैठा दिया गया। तो हम लोग यही कह रहे थे शुरू से कि जहां प्रशांत किशोर पांडे एक प्रॉक्सी है, एक बी टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंटरनली काम कर रहा है, उन 12,000 वोटों का, 17,000 वोटों का आप हिसाब मांग लीजिए प्रशांत किशोर पांडे से कि उन 17,000 वोटों का क्या हुआ। आज बिहार का मुसलमान प्रशांत किशोर पांडे से सवाल पूछेगा ना कि आपने जो हमको बरगलाने का काम किया, आप हमारी भागीदारी की बात कर रहे थे, आप हमारे राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे थे, आप हमको समाज में उदारने की बात कर रहे थे, आपको जो मैंने 17,000 वोट दिया, आपके कहने पे दिया, उस 17,000 वोट से आपको क्या मिला? उस 17,000 वोट से बेलागंज के मुसलमानों को क्या मिला? उस 17,000 वोट से बेलागंज के मुसलमानों को यह मिला कि एनडीए का विधायक को थोप दिया गया आपके ऊपर और वो अब आपके ऊपर शासन करेंगे। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक प्रॉक्सी है, एक बी टीम है जो आपके, केवल आपके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए यहां पर आया है। और कहां कहां इनको वोट मिला, कहां कहां ये बेवकूफ बना पाए लोगों को। कितना वोट मिला रामगढ़ में इनको, कितना वोट मिला इनको तरारी में? आप कहां किसको बेवकूफ बनाए? आप मुसलमानों को बरगलाने चले थे। जन स्वराज और प्रशांत किशोर पांडे का मैं स्पष्ट पहले से बोलता रहा हूं कि इन लोगों का केवल और केवल एक मोटो था कि मुसलमानों को वोट को इधर उधर कर दिया जाए। आज आपके विरुद्ध में, आपके विरोध की विचारधारा, आपके के खिलाफ संसद में और सदन में कानून लाने वाली विचारधारा कि लोग जीतकर आपके सर पे बैठ गए केवल और केवल आपकी नादानी की वजह से, केवल और केवल आपके बरगलाने की वजह से। तो ये जो होना था आदित्य जी, बहुत अच्छा हुआ। ये जो नैरेटिव सेट किया गया था, ये जो खेल खेला गया था, ये 4 सीट के उपचुनाव में ही प्रशांत किशोर पांडे नंगे हो गए। अब इसका जवाब आपको एक दिखेगा, एक मैसिव टर्नआउट दिखेगा मुसलमान वोटर्स का, जो आपको 2025 में आरजेडी के साथ मुस्तैदी से दिखेगा। और मैं सलाम करता हूं उस बिहार के इकलौते नौजवान को जिसने पूरे तंत्र से मजबूती से अकेले लड़ा और ईंट सीट बजा देने का काम किया। आप में दम नहीं बचा है मुख्यमंत्री जी, आप तेजस्वी यादव से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी,
बिहार में आप दाल नहीं गला पाएंगे, आप सामने से नहीं लड़ सकते हैं, आप पीछे से छुरा भोंकने का काम करते हैं। आप प्रॉक्सी खड़ा करके चुनाव लड़ेंगे, अब प्रॉक्सी खड़ा करके चुनाव लड़वाते हैं। अरे दम है तो सामना सामनी आकर चुनाव लड़ते, तब समझ में आता आपको कि क्या परिणाम आएगा। और जो गलती हुई, आज सुबह से फोन आ रहा है, सबको रियलाइज हो गया कि ये जो खेल था और जो हम लोग बात कर रहे थे, भाई आप लोग सही बात कर रहे थे। मैं एक सवाल छोड़ के फिर से जा रहा हूं आपके पास कि उन 17,000 वोटों का ध्रुवीकरण के बाद बिहार के और बेलागंज के मुसलमानों को क्या मिला? यह बात सोचने की बात है कि आपको राजनीतिक भागीदारी देने के नाम पे जो 17,000 वोट आपका तोड़ा गया, उस 17,000 वोट से आपके विरोध में, आपके बच्चों के विरुद्ध में, आपके भविष्य के विरुद्ध में, आपके भविष्य के विरुद्ध में, आपके खिलाफ सदन में कानून बनाया जाएगा। और यह सरकार जो आज आपके ऊपर आकर बैठी है, ये तमाशा देखती रहेगी, तमाशबीन बन के देखती रहेगी। और वो लोग प्रॉक्सी एजेंट लोग फरार हो जाएंगे, खोजने से भी नहीं मिलेंगे। तो बिहार के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को ये मैसेज गया, देश के दलितों को ये मैसेज गया, देश के पिछड़ों को ये मैसेज गया कि आप बरगला के वोट ले रहे हैं। बेलागंज और इमामगंज में जन स्वराज किसका वोट काटा है? हम कह रहे हैं कि कहीं वोट काटा, किसका काटा है? हम तो कह रहे हैं कि क्या समीकरण रहा, क्या प्रकरण रहा, कहां किसका वोट गया है, किसे छुपा हुआ है क्या? आप किसके वोट पे अपने दावेदारी ठोकने की बात कर रहे थे? आप किसको राजनीतिक भागीदारी देने की बात कर रहे थे? राजनीतिक भागीदारी आपकी खत्म हुई कि बढ़ी? अगर आज राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार चुनाव हारे तो इससे आपका राष्ट्रीय राजनीतिक भागीदारी समाप्त हुआ, खत्म हुआ कि बढ़ा? ये जो लोग आपको राजनीतिक भागीदारी देने की बात करने आए हैं, वो आपसे राजनीतिक भागीदारी छीनना चाहते हैं, वो आपसे सत्ता की दूरी बढ़ाना चाहते हैं, आपको सत्ता का दुश्मन बना के, और ये लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इनका केवल और केवल एजेंडा था, ये दावा ठोक रहे थे बड़ा बड़ा, मैं ये जीतूंगा, मैं वो जीतूंगा, मैं वो जीतूंगा। 4 जगह लड़े, 3 जगह जमानत जब्त। इमामगंज में 37,000 वोट काटा है जन स्वराज। हम कह रहे 4 जगह लड़े, 3 जगह जमानत जब्त, उसके बाद भी आपको ताली बजाना, वाहवाही करना है, करते रहिए, क्योंकि आपका मकसद केवल इतना ही था। आपका मकसद चुनाव जीतना नहीं था, आपका मकसद केवल इतना ही था कि बिहार के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जाए, बिहार के मुसलमानों से राजनीतिक भागीदारी छीनी जाए, बिहार के सदन में मुसलमानों के विरुद्ध तरह तरह का कानून पास कराया जाए। और उसके लिए आपको संख्या बल की जरूरत थी, और आपने बरगलाने का काम किया। और आज ये तो अच्छा हुआ आदित्य जी, मैं खुल के कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा हुआ कि केवल 4 सीट, वो भी उपचुनाव, 10 महीने के बाद पुनः चुनाव होंगे उसी सीट पर, और उसके बाद जो मुस्तैदी दिखाई देगी आपको, उसकी कल्पना आप नहीं कर पाए होंगे। 10 महीने के कारनामे में आपको समझ में आ जाएगा कि बरगलाने से काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी प्रशांत किशोर की। ये गलती एक बार हो सकता है, लेकिन बरगलाया 2025 में सभी सीटों पे जन स्वराज चुनाव लड़ने वाली है। क्या इसको लेकर तैयारी है आप लोग के पास? आपको कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और सुबह गिनती के समय से ही फोन आना शुरू हो गया, गिनती के समय से ही फोन आना शुरू हो गया। और ये बहुत अच्छा है कि 4 सीटों में ही समझ में आ गया लोगों को, और उपचुनाव में ही समझ में आ गया। ये 5 साल के लिए कोई नहीं जीत के आ रहे हैं, और ये 4 सीट ही केवल है, और इन 4 सीट में आपका तमाशा दिख गया। आप क्या करेंगे? काट की हांडी तो बार बार चढ़ेगी नहीं। अब तो आगे आपको 2025 का जो चुनाव होगा वो 5 साल का चुनाव होगा, और उसके बाद जो मैसिव टर्नआउट आपको देखने को मिलेगा वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और भरपूर पूरा युवा, पूरा बिहार का नौजवान और बेरोजगार युवा इस सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरेगा, और अपने मैसिव वोट टर्नआउट से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार बनाएगा। लेकिन बताया तो बेचारे कि ट्रेलर था सिर्फ एक, अभी मेन पिक्चर बाकी है।
ट्रेलर में ही आगे भी तो चुनाव का परिणाम बिगाड़ने वाले हैं प्रशांत एक्सपोज हो किशोर। गए, ट्रेलर में ही तो आप एक्सपोज हो गए। आप भी समझ रहे हैं ना पत्रकार महोदय कि क्या हुआ, कहां गया 17,000 वोट का हिसाब। लाओ मेरे 17,000 वोट का हिसाब प्रशांत किशोर पांडे, क्या दिए तुमने मेरे 17,000 वोट के बदले, क्या मिला मुझे 17,000 वोट के बदले? 17,000 वोट आपने क्यों ध्रुवीकरण कराया? लेकिन उस जिस 17,000 वोट की बात कर रहे हैं, वहां के जो मुसलमान और जो यादव थे खास करके कह रहे थे कि एक ही परिवार को बार बार ये सीट दिया जा रहा है। रामगढ़ में देख लीजिए आप, जयदन सिंह के बेटा को दिया जा रहा था बार बार वहां से सीट। देखिए पत्रकार महोदय, आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है वो ठीक है, अच्छा है, कीजिए। हाँ जी, कोई नैरेटिव नहीं है, narrative- फैक्ट्स है। परिवारवाद का तो मैं मसला है fact की ना, बात कर रहा हूं आपको, दोनों जगह पे मैं परिवारवाद जवाब को दे दिया रहा हूं गया ना आपको, सीट। मैं आपको जवाब दे वहां रहा पे हूं। सीट किसी और को भी दिया जा सकता था। सब पत्रकार महोदय नैरेटिव सेट कर लीजिए, मगर इस सवाल बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि बेलागंज में आपको परिवारवाद दिखता है, आप इमामगंज में चुप हो जाते हैं, जहां मांझी जी की बहू लड़ी वहां परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद आपको रामगढ़ में दिखता है, वहां जगदानंद सिंह जी के बेटा लड़ रहे थे, परिवारवाद जनता कर रही थी साहन जी, ये सवाल जनता कर रही थी। सुनील पांडे का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये परिवारवाद नहीं दिखता है। आपको परिवारवाद दिखता है कि लालू यादव जी के बाद तेजस्वी यादव जी सत्ता में आएंगे और उन पार्टी चलाएंगे, मगर आपको परिवारवाद नहीं दिखता है कि रामविलास पासवान जी के बाद चिराग पासवान जी ने पार्टी संभाल लिया। परिवारवाद आपको नहीं दिखता है कि एक पिताजी केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार कैबिनेट में मंत्री, और अभी बहू विधायक बन के आ गई। यहां परिवारवाद में आप लोग चुप हो जाएंगे। परिवारवाद का डिफिनेशन ही आप लोग ने तय किया है जो गलत है, और ये बिहार की जनता देख रही है। परिवारवाद पे अगर बात करना है, ईमानदारी से बात करना है, तो ईमानदारी से बात कीजिए परिवारवाद पे। साहन जी, परिवारवाद पे सवाल मैं नहीं खड़ा किया, परिवारवाद पे सवाल वहां की जनता खड़ा कर रही थी बार बार। यहां तक इमामगंज में भी खड़ा हो रहा था सवाल ये, वहां की जनता, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ की जनता। कौन जनता? ये वोट किसने दिया हमको? ये जो वोट आ रहा है हमारा 10,000 वोट आ रहा है, 5,000 वोट आ रहा है, क्या हमारा जमानत जब्त हो रहा है? ये जो वोट आ रहा है ये कहां से वोट आ रहा है? अगर आप पोलराइजेशन को हटा दीजिए, प्रॉक्सी को हटा दीजिए, आप सामने से लड़ पाते चुनाव हमसे क्या? आपकी हैसियत पता चल जाती। इन 4 चुनाव में आप प्रॉक्सी खड़ा करके बरगला रहे थे, करोड़ों रुपए मीडिया में फेंका आपने। मुसलमानों को भागीदारी मिलेगी बिहार में, मुसलमानों के हित की बात होगी, मुसलमानों को टिकट मिलेगा। क्या मिला? क्या मिला? जवाब दीजिए ना। तो पूछिएगा ना बिहार का मुसलमान। 17,000 वोट दिए प्रशांत किशोर पांडे आपको, कहां गया मेरा सीट? हम तो आपको वोट दिए थे, बीजेपी जदयू कैसे जीत गया? और यह जदयू जीत के वक्त वोट के अधिनियम के खिलाफ बिल लाएगा, यूसीसी बनवाइएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइएगा, बुरखा पे बैन लगाइएगा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाइएगा, और सब गायब रहेंगे, सब भागे रहेंगे। तो पूरी तरह से आप लोग एक्सपोज हो गए, और 4 ही सीट में एक्सपोज हो गए आप लोग। क्या इन 4 सीटों के परिणाम से मुसलमानों को और यादवों को सीख लेना चाहिए? कोई मुसलमान और कोई यादव नहीं टूटा है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा समाज, सर्व समाज, पूरा संपूर्ण दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप लोग कोई 2 4 10 5 इधर उधर चला गया, उस पर नैरेटिव सेट हो जाता है, यादव टूट रहा है तो वो टूट रहा है, तो वो टूट रहा है। पत्रकार महोदय एक बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में जात की राजनीति होती है, मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। हर एक दल अपनी अपनी जात की राजनीति कर रहा है। कोई एक नेता का नाम उठाकर बता दीजिए जो गारंटी के साथ कहे कि मेरा समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस समाज में हम बड़े हुए, उस समाज का 100% वोट हमको पड़ेगा। क्या सवाल पूछिएगा नरेंद्र मोदी से? जिस समाज से आते हैं उनको 100% वोट पड़ता है उनके समाज का? क्या आप पूछिएगा आप नीतीश कुमार से कि जिस समाज से वो आते हैं उनका 100% वोट लेते हैं, वो गारंटी लेंगे कि उनका वोट नहीं जाता है? क्या चिराग पासवान जी से पूछिएगा, मांझी जी से पूछिएगा, उपेंद्र जी से पूछिएगा, आप क्या सम्राट चौधरी से पूछिएगा, आप कहां जाता है इन लोगों के समाज का वोट?
तो इन लोगों के समाज का वोट नहीं पड़ रहा तो ठीक है, बहुत बढ़िया, सब चीज ठीक है। मगर जहां इधर उधर का लोग चला गया थोड़ा बहुत, तो उस पर परसेप्शन बिल्डअप करेंगे आप लोग कि ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर। अरे कौन समाज का 100% वोट कौन लेता है? कोई एक नेता का नाम बताइए कि गारंटी के साथ कह दे, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको लाइव का ऑन कैमरा, कोई एक समाज का नेता खड़ा होकर कह दे कि 100% समाज हमको वोट देगा और 100% हम समाज का वोट लेंगे पूरे बिहार में, पूरे देश में। किसी में दम है तो आके सामने खड़ा हो। मगर हमारा नेता 100% वोट, 100% वोट का कन्वर्जन है, और उसमें एक आध वोट इधर उधर चला जाएगा तो कहेंगे कि नैरेटिव सेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब नहीं चलेगा। हाँ जी, नैरेटिव कोई नहीं था, सुनिए, नैरेटिव नहीं था शाह जी कोई। 2014 के बाद जो आप लोग कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की सरकार है, कितना दिन चला लीजिएगा? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्रों पे लाठी चार्ज हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्या 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? बन गए कि बनेंगे क्या? तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2025 के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की बड़ी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आप क्या ड्रामा कीजिएगा आप लोग? ये भाग रहा, वो भाग रहा, सब तो एक्सपोज हो गया। आप कौन भागेगा? अब सवाल पूछेगा ना, हो गया उपचुनाव खत्म, नौकरी कहां लाओ, नौकरी लाओ, महंगाई बढ़ रहा उसका हिसाब लगाओ, कहां जा रहे हो, भागो, इधर कहां जा रहे हो? ऐसे होगा? वो कहां गया 1.25 लाख करोड़, कितना दे दूं, 50 करोड़, 100 करोड़, 1.25 लाख, सब हिसाब होगा। बिजली बिल देखे कितना भरते हैं बिजली बिल? अरे बिल्कुल, कमर सीधा हो जाता होगा बिजली बिल भरने में। सब हिसाब होगा। ये बिहार की जनता है, सब हिसाब लेगी। तो 4 सीटों के परिणाम आपने देखा, और इसका इस बार बी टीम प्रशांत किशोर उभर कर आए हैं, जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। साफ तौर पे सहान प्रदेश का ये कहना है। जिस तरीके से लगातार मुसलमानों ने वोट दिया जनसुराज को, और ये जनसुराज से उतने वोटों का हिसाब मांग रहे हैं प्रशांत पांडे से, कि प्रशांत पांडे ने उतने वोट का हिसाब जनता को कब देंगे और कैसे देंगे। लगातार प्रशांत किशोर तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमलावर थे, और लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि चारा चोर का बेटा, नौवीं फेल, तेजस्वी फेल, ये सवाल रेज कर रहे थे। ये सवाल लगातार प्रशांत किशोर रेज कर रहे थे। और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, ये सहान प्रवेश का दावा है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।